क्लास 9th और 10th के टॉपिक कन्वर्सेशन ऑफ द सेंटेंस। इसके अंतर्गत हम वाक्यों को अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में तथा अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना सीख रहे हैं। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको जो रूल है वो सभी लिखा चुका हूं। उस रूल के अंतर्गत सामान्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है वो वाक्य, उसके अलावा ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो वाक्यों को नेगेटिव बनाना, इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना सिखा चुका हूं। आज हम सभी टेंसों में केवल दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें किसी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं हुआ होता है। वो आपके टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ये ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस जब होते हैं तो उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यदि वाक्य नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो होगा। तो हम अफर्मेटिव से नेगेटिव जो वाक्य बनाना सीख रहे हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस बनाना आज सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है। इसके लिए आपको याद रखना है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। केवल मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर ऐसे या ईएस जिसको फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं वो फॉर्म होगी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, या फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ होगा। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपके पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब वाक्य आपका ऐसा हो जिसका सब्जेक्ट प्लूरल हो, और वाक्य अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें ऐसे यस लगाते हैं। सेकंड फॉर्म वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट से, दोनों में ही आती है। ये अगर आप देखेंगे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल फर्स्ट फॉर्म आई है या फिफ्थ फॉर्म आई है या सेकंड फॉर्म आई है, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट के हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे भी है, आप इनको भी देख लें। जैसे आई टीच इंग्लिश, आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए आई टीच इंग्लिश ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का वाक्य हो गया, फर्स्ट फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म, हालांकि और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आती है फर्स्ट फॉर्म, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आती है, लेकिन उसमें आगे विल या शैल लगा हुआ होता है। फर्स्ट फॉर्म आपके जो मॉडल होते हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, इन सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है मॉडल। लेकिन यहां जो फर्स्ट फॉर्म आई होगी उस फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल मेन वर्ब दी गई होती है। तो यहाँ पर मेन वर्ब दी गई है, वो सब्जेक्ट आई होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लूरल यू, इस वजह से स्लीप फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अगला जो हमारा सेकंड थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है,
और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब जो है वो एस या ईएस वाली है, गोज में ईएस लगी हुई है। यहाँ पर लता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हो एस फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगले जो हमारे सेंटेंस हैं उसमें आप देख रहे हो कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, बिन की सेकंड फॉर्म है बॉर्न। उसके अगला है वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के दोनों वाक्य हुए। इसमें सेकंड फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगला है वी प्ले क्रिकेट, ये वी प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म आई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तो रही हमारी पहचान। हम देखेंगे कि इन वाक्यों में कहीं पर भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिखाई नहीं दे रही है, जबकि सबसे पहले आपको बताया गया था कि कोई भी सेंटेंस जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें नॉट का या नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग तो बिना हेल्पिंग वर्ब के कर सकते हैं। ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं इसमें आप मेन वर्ब से पहले एडवर्ब नेवर का प्रयोग कर दें, सभी बन जाएंगे। लेकिन सामान्यतः सभी को नेगेटिव बनाने के लिए नेवर का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता है, नॉट का प्रयोग, नॉट का सहारा। तो यहाँ पर नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, और वो भी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द अर्थात पहले शब्द के बाद। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करें हम, इसके लिए इस नियम को ध्यान से पढ़ेंगे हम। यदि वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ हो और उससे पहले कोई एचबी नहीं हो, जैसा कि अभी मैंने बताया एचबी है, अगर विल है, सेल है, कैन है, कुड है, तो नहीं आएगा ये नियम। अगर एचबी नहीं है तो ऐसे वाक्यों में डू नॉट, अगर फर्स्ट फॉर्म है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। और यदि एस या यस फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जैसे मैंने ये दो सेंटेंस आपको बताए, को जो सी, तो ऐसे वाक्यों में उससे पहले डज नॉट लगाएंगे। फिफ्थ फॉर्म हो तो ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, डज नॉट। और यदि सेकंड फॉर्म हो, जैसे यहाँ पर बॉर्न है, बेंट है, ये हो, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होने पर आप डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि प्रयोग करने के बाद जो आपकी मेन वर्ब होगी आपकी, उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर तो पहले से फर्स्ट फॉर्म है ही इनमें, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है। तो जब हम यहाँ डज लगा देंगे, इसमें डज लगा देंगे, तो इसका एस या ईएस हटके वो टू पे पहुंच गया है, इसी वजह से वो डज बन गया है। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म थी तो वो सेकंड फॉर्म इनका, वो डू ने अपना सेकंड फॉर्म कर लिया, फॉर्म मतलब रूप धारण कर लिया। डू ही इन तीनों में आता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से डू अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे डू, यहाँ फिफ्थ फॉर्म होने पर डू अपनी फिफ्थ फॉर्म में आता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म के रूप में आती है। सपोज करें एक मालिक और एक नौकर जा रहे हैं, और अगर मालिक के पास बैग हैं दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका जो हेल्पर है, जो उसका नौकर है, वो खाली हाथ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या कि मालिक जब सामान लेके जा रहा है, जब उसका नौकर नहीं है तब, तो उसका मजबूरी है, उसके पास कोई हेल्पर नहीं है, जैसे यहाँ पे जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसका हेल्पर आ जाता है तो वो जो लगेज है, वो जो सामान है, वो मालिक से हेल्पर ले लेगा, वो जो भी लगेज होगा। जैसे इसमें लगेज है एस या ईएस वाला, ये क्या करता है, जैसे ही हेल्पर डू आता है तो हेल्पर क्या कहता है अपने ऑनर से, कि अपने मेन वर्ब से, ऑनर मतलब मेन वर्ब और हेल्पर मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो वो क्या कहता है कि आपके पास जो वजन है, जो सामान है, वो मुझे दे दीजिए।
और ये खाली हो जाते हैं, ये अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह से ये जो मालिक हैं वो सेकंड फॉर्म में होते हैं, अपने दूसरे रूप में होते हैं। तो इनका जब नौकर आता है, इनका जब हेल्पर आता है, तो वो अपना सेकंड रूप धारण कर लेता है और इनसे कहता है कि आप अपने सामान्य रूप में आ जाइए। तो ये रहा आपका इस तरह का नियम। अब इन वाक्यों को जब आप बनाएंगे तो पहली बार समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई विशेष चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला वाक्य है आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। वर्ब मेन वर्ब है या फिर फिफ्थ वर्ब है या सेकंड है, इसको देखना है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे, डू नॉट। और टीच तो फर्स्ट फॉर्म पहले से है ही, तो ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा इंग्लिश। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट में भी कोई फेरबदल नहीं करना है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। बहुत सिंपल है। यू स्लीप एट नाइट, इसको भी सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से डू नॉट लिख देना है। डू नॉट, स्लीप का स्लीप ही रहेगा, स्लीप रहेगा। उसके बाद एट नाइट, इसको आप एडवर्ब जो है उसको आप वैसे के वैसे लिख देते। अगला जो हमारा सेंटेंस है, सी गोज टू टेम्पल डेली। इसका जब हम मेन वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट में तो कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है, वो वैसे के वैसे उतार लेना है। फिर हम मेन वर्ब पे जब हम नजर डालते हैं तो देखते हैं ये तो फिफ्थ फॉर्म है, तो डू का फिफ्थ फॉर्म, डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, डच। ये किसी दिन मैं आपको ऐसे ईएस लगाने का जो नियम है वो भी मैं किसी दिन एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। अंत में ओ है, इस वजह से ईएस का प्रयोग किया गया है। जब अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो ईएस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईएस लगाइए, वरना इसको हम केवल एस लगा सकते थे। तो ओ होने की वजह से यहाँ पे गोज हो गया, जी में भी ओ था तो वहां पे भी ईएस लगा, तो गोज का ईएस यहाँ आ गया। नॉट आपको नेगेटिव बनाने के लिए लगाना ही है, तो जब गोज का ईएस यहाँ आ गया तो गो आपका फर्स्ट फॉर्म, केवल अकेला गो रह जाएगा। बाद वाले वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला हमारा सेंटेंस है, लता सिंग्स ए सॉन्ग। फिफ्थ फॉर्म उसमें थी, इसमें इसी प्रकार इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, लता सिंस फिफ्थ फॉर्म होने की वजह से डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, डज। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद इसका एस यहां आ गया, इस वजह से ये केवल सिंग रह जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। अगला हमारा सेंटेंस है, इंडिया वॉन द मैच। यहां पर सब्जेक्ट में जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं मैं, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बॉर्न सेकंड फॉर्म है, इसलिए डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। डू का मैं आपको वर्ब लिखाता हूं, तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको डू के, बी के, हैव के, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही होता है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो डिड होता है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो डन, जो कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता, हमेशा मेन वर्ब के रूप में ही आता है, ये दोनों के रूप में आते हैं। उसके बाद इसका फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है आईएनजी लगा दीजिए, फोर्थ फॉर्म बन गया। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगा, ईएस लगा।
डज। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे कि सेकंड फॉर्म था तो हमने डिड का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज, सॉरी डू का सेकंड फॉर्म यूज किया डिड। उसके बाद हमने नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद इसका हमें फर्स्ट फॉर्म करना होगा। वॉन का फर्स्ट फॉर्म विन द मैच। ये आपका बाकी नेगेटिव हो गया। अगला है सी वेंट टू जयपुर। सी उसी प्रकार सी, अब इसका सेकंड फॉर्म होने की वजह से डू का सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम डिड। नॉट अपनी तरफ से लगाएंगे नॉट। वेंट का कर देंगे गो। उसके बाद हम करेंगे टू जयपुर। प्रॉपर नाउन है इस वजह से जे बड़ा रहेगा। ये बन गया। अंतिम जो सेंटेंस है उसको मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता सकूं कि ये जितने भी वाक्य थे जिसमें डू नॉट, डज नॉट या फिर डिड नॉट का यूज करके हमने नेगेटिव बनाए हैं, इनको सभी को उसकी मेन वर्ब से पहले नेवर लगा के और आप बना सकते थे। एक और कि अगर आप नेवर लगाएंगे तो जो मेन वर्ब ऐसे यस रूप में है या फिर सेकंड रूप में है या फर्स्ट रूप में है उसी में रहेगी, तो वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको चेंज करते हैं। वी नेवर प्ले क्रिकेट। केवल हमें क्या करना है, वर्ब से आगे एडवर्ब लगा देना। अगर सपोज करें कि यहां पर सेकंड फॉर्म होता इस तरह से प्लेड, हम खेले क्रिकेट, तो तब भी नेवर रहता और ये सेकंड का फॉर्म, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहां पर ही होता और यहां प्लेज होता तो यहां पर ही नेवर प्लेज रहता। तो ये हमारे सेंटेंस रहे जिनमें फर्स्ट फॉर्म होने पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म होने पर हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होने पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का और फर्स्ट फॉर्म का। मैं यहां पे आपको एक दो सेंटेंस और लिखाता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप इन वाक्यों को अच्छे से नोट कर सकते हैं। एक वाक्य लेता हूं मैं कि आई डू माई वर्क। जैसे मैंने इंपरेटिव सेंटेंस में आपको बताया था डू योर वर्क, अपना काम करो, तो वहां पे हमने कहा था कि डू पहले से आ गया है तो ऐसे नहीं कि आप उस डू के बाद नॉट लगा दें। यहां पे भी ऐसा नहीं करेंगे, डू पहले से आया है तब भी आपको आगे डू नॉट लगानी थी उसमें। ऐसे ही यहां पे है, अगर यहां पर भी हमारी फर्स्ट फॉर्म डू के रूप में आई है तो भी हम क्या करेंगे, एक डू नॉट अलग लगाएंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहने देंगे, माई वर्क। ही डज हिज वर्क। अगर ये हो, इसको भी हम ही डज नॉट, अब डज का क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हिज वर्क। एक और सेंटेंस लेता हूं सेकंड फॉर्म वाला। They did
देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किया। इसको भी हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? दे डिड नॉट डू देयर। इस तरह से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस जो हैं वो आपके नेगेटिव सेंटेंस में बदले जाते हैं। 12 टेंसों को जब चेंज करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की इसी टेंस पे जरूरत पड़ती है। बाकी के तो सामान्य है, आसानी से आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, आप उसके बाद नॉट जोड़ देते हैं, बाकी नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आपको रखनी होती है अपनी तरफ से, और वो रखनी होती है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। वो मेन वर्ब कैसा है, किस रूप में, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। तो आज के इस टॉपिक में मैं इतना ही। आगे मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।